हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में अध्ययन किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में अध्ययन किया। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। इसमें चार्ज इन रेस्ट रहता है। और अब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें गतिज चार्ज यानी चार्ज इन मोशन के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि जब वस्तु को मुक्त रूप से गिराया जाता है तब वस्तु हमेशा हायर ग्रेविटेशन पोटेंशियल से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ओर बढ़ती है। उदाहरण के लिए मेरे पास दो बर्तन है, जिसमें कि एक में पानी है और हम पानी को ऊपर से कुछ इस प्रकार से गिरा रहे हैं, तो पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जाती है। यानी पानी हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर जाती है। पानी कभी भी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाती। ओके, ठीक इसी प्रकार से जब हम दो बर्तन को आपस में नीचे से जोड़ दें, कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं हमारे पास दो बर्तन है और दोनों बर्तन आपस में नीचे से जुड़ी हुई है। दोनों बर्तनों में अलग अलग ऊंचाई तक हम पानी ले लें। ये अलग अलग ऊंचाई तक, इस बर्तन ए में पानी की ऊंचाई ज़्यादा है और दूसरा में बर्तन में पानी की ऊंचाई कम है। तो दोनों को जब हम आपस में कुछ इस प्रकार से जोड़ दें तो दोनों बर्तनों में अलग अलग ऊंचाई तक पानी होने के कारण क्या होगा, जब हम इसको नीचे से आपस में जोड़ देंगे तो पानी हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर बहेगी, क्योंकि दोनों बर्तनों का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अलग अलग है। यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में अंतर होने के कारण पानी हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर बहेगी। ठीक है, तो दोनों बर्तनों का हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसको बोलते हैं। तो दोनों में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अलग अलग है, इसलिए क्या होगा, पानी हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर बहेगी। पानी का यह बहाव तब तक जारी रहता है जब तक कि दोनों बर्तनों में पानी की सतह की ऊंचाई समान न हो जाए। जब दोनों पानी इक्वलाइज हो जाता है, समान हो जाता है, तो पानी का बहाव भी रुक जाता है। पानी के बहाव की दिशा कभी पानी की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह विभिन्न बर्तनों में पानी की ऊंचाई पर निर्भर करता है। पानी की ऊंचाई जिसमें ज्यादा होगी तो उधर से पानी निम्न लेवल की तरफ बहेगा। ठीक है, पानी की मात्रा अगर ज्यादा हो कम हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम दो चार्ज कंडक्टर ले लें, जिसमें कि दोनों कंडक्टर में अलग अलग चार्ज हो, अलग अलग मात्रा में अलग अलग कूलाम्स में चार्ज हो, जैसे कि हमने दो कंडक्टर लिया और दोनों को आपस में एक मेटलिक वायर से कंडक्टर से जोड़ दिया और दोनों में अलग अलग मात्रा में चार्ज है, एक में ज़्यादा और एक में कम है। ठीक है, तो मेरे पास दो चार्ज कंडक्टर है और हम इसे आपस में एक वायर से जोड़ दिए हैं, तो क्या होगा, तो चार्ज के बहाव की दिशा दोनों कंडक्टर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर निर्भर करता है। वास्तव में ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है जो इलेक्ट्रॉन के बहाव की दिशा निर्धारित करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि इकाई धनावेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही हम विद्युत पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। विद्युत विभव, पोटेंशियल को विभव कहा जाता है। ठीक है, यानी एकांक धन आवेश को अनंत से किसी भी विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अर्थात विद्युत विभव जिसको कहते हैं, यदि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V हो तो V इक्वल टू W/Q, यानी वर्क डन बाय अमाउंट ऑफ चार्ज। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 माइनस V2 विल बी W/Q। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी चालक की वह विद्युतीय अवस्था है जो चार्ज के बहाव की दिशा तय करती है जब दो चालक को आपस में संपर्क में रखा जाए। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी चालक की विद्युतीय अवस्था है जो चार्ज के बहाव की दिशा तय करती है। इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड को हम एक टेस्ट चार्ज को मूव करने में जो कार्य करना पड़ता है उसी से मापते हैं। चार्ज के इसी मूवमेंट को हम विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, ओके। नाउ
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है किसी चालक की विद्युतीय अवस्था है जो चार्ज की दिशा को तय करती है, और इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड को जो हम एक टेस्ट चार्ज के मूव करने में जो नापते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक विद्युत धारा। तो चार्ज के इसी मूवमेंट को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट अर्थात आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो चलिए लिखिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। क्या कहा? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी चालक या तार के किसी अनुप्रस्थ काट के कुल आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, है ना। कहने का मतलब कि एकांक समय में किसी चालक के एक अनुप्रस्थ काट से होकर कुल जितनी भी आवेश गुजरेगी या जितने भी इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, इसे ही हम विद्युत धारा कहते हैं, कहेंगे। ओके, सो विद्युत धारा क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। ओके, तो मान लेंगे हम एक कंडक्टर है, और ये एक कंडक्टर है और उसका ये क्रॉस सेक्शन है, यानी उसका एक अनुप्रस्थ काट है, और एकांक समय में या किसी खास समय में इस क्रॉस सेक्शन से होकर अनुप्रस्थ काट से होकर के कुल चार्ज Q गुजर रही है। और कितने समय में? एक एकांक समय, किसी खास समय में T समय में। तो हमारा विद्युत धारा I इक्वल टू Q/T, यानी कुल आवेश बटे समय होगा। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और इससे हम कैपिटल A द्वारा सूचित करते हैं। आपने सुना होगा, जब नदी में पानी बहती है तो हम उस बहाव को पानी की धारा यानी पानी का करंट कहते हैं। इसी प्रकार जब एक चार्ज या इलेक्ट्रॉन एक चालक से होकर गुजरती है तो इस बहाव को हम विद्युत धारा कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होता है। इलेक्ट्रिक करंट में परिमाण है और दिशा है, दोनों है, परंतु फिर भी यह एक अदिश राशि है। इसके पास परिमाण है और दिशा भी है, इसमें मात्रा है, इसको नाप सकते हैं, फिर भी यह एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा के कैलकुलेशन में हम साधारण बीजगणितीय विधि का उपयोग करते हैं। यह एक साधारण बीजगणितीय नियम का पालन करती है, यह एक त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती। इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, परंतु यह जो है एक बीजगणितीय नियम का पालन करती है, न कि त्रिभुज नियम, वेक्टर का जो सदिश का जो वेक्टर नियम है उसको पालन नहीं करती। मान लेते हैं कि एक चालक है, इस चालक से होकर के 2 एम्पियर की धारा इस दिशा से आ रही है, किसी भी दिशा से आ रही है, और ये दूसरा एक 3 एम्पियर की धारा है जो इधर से आ रही है। तो जो हमारा एक तीसरा तार होगा जिससे जुड़ा होगा, तो इसमें कुल जो विद्युत धारा होगा वो कितना होगा? 5 एम्पियर का होगा। यानी यह एक साधारण बीजगणितीय विधि से इसको हम लोग जोड़ दिए, 3 + 2 = 5 एम्पियर, है ना। तो विद्युत धारा वेक्टर यानी सदिश राशि के किसी भी त्रिभुज नियम या पैरेललोग्राम नियम का पालन नहीं करती। अतः हम सुविधा के लिए विद्युत धारा की दिशा धन आवेश के बहाव की दिशा में लेते हैं, है ना। प्रश्न उठता है, विद्युत धारा की दिशा एवं इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा एक दूसरे के विपरीत क्यों लेते हैं? वास्तव में करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो है उसकी खोज हुई थी 18वीं सदी में। उस समय हमें ये पता था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, यह पता था। लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज तब नहीं हुई थी, इसके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं था। इसलिए उस समय विद्युत धारा को धन आवेश की प्रवाह की दिशा माना गया, धन आवेश की प्रवाह को माना गया। उस समय विद्युत धारा की दिशा आवेश के प्रवाह की दिशा में ली गई।
अतः इलेक्ट्रिक करंट का जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो एक सेल या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर है। अतः हम सर्किट डायग्राम में एक तार पर एक तीर का निशान लगाते हैं, जैसे कि एक लकीर खींचे उस पर एक तीर का निशान लगा दिए। हम एक लकीर खींच करके उस पर इस प्रकार से तीर का निशान लगाते हैं जो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर दिशा बताती है ना। लेकिन फिर भी वास्तव में इलेक्ट्रॉन का बहाव निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है, जो कि कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन के विपरीत, एकदम बिल्कुल विपरीत है। दुर्भाग्यवश जब इलेक्ट्रॉन का पता चला तब लोगों को अचानक यह महसूस होने लगा कि पहले जो हमने चुना था वो गलत हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो गई थी। अब तो हमें सभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, विद्युत क्षेत्र की दिशा या डायरेक्शन इत्यादि सब में बदलाव करना पड़ेगा, है ना। और हम लोगों को अपने आप को भी, खुद को भी इसके लिए ट्रेन होना पड़ेगा ये उल्टा पुल्टा डायरेक्शन लेने में, जो कि अब क्या है, वास्तव में पॉसिबल नहीं लगता, है ना। तो finally the conclusion, what is we discussed electric current. So electric current is flow of electron, but the flow of electron is taken to be the direction of opposite to the electric current. Okay, so the rate of flow of electron is electric current, or the rate of flow of electric charge is electric current. But when we talk about electrons, the flow of electron and the direction of current is taken opposite to each other. Okay, and so I equal to Q by time, charge following per unit time. So rate of flow of charge is called electric current and unit of current is ampere. और जो इंस्ट्रूमेंट विद्युत धारा को मापती है उसको हम लोग बोलते हैं आमीटर। और आमीटर को इस प्रकार से गोल सर्किल करके बीच में ए लिख करके इसको इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। और इस आमीटर को किसी भी परिपथ में, सर्किट में श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। कभी भी इसको समानांतर में नहीं जोड़ा जाता है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो now also we talk that electric current is a scalar quantity. Why it is a scalar quantity? As it is having direction as well as magnitude, but it is a scalar quantity, not a vector quantity, because it do not follow a vector addition. Okay, now what is a vector quantity? What vector quantity is the physical quantity which have magnitude as well as direction, and it can be added through a triangle law. This electric current do not follow triangle law, that's why electric current is a scalar quantity. परिमाण और दिशा के विचार से विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, डीसी यानी डायरेक्ट करंट और एसी अल्टरनेटिंग करंट। यानी वैसी विद्युत धारा जिसमें विद्युत धारा की दिशा निश्चित रहती है और परिमाण भी निश्चित रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। और ऐसी विद्युत धारा जिसमें विद्युत धारा की दिशा और परिमाण सतत यानी लगातार हमेशा बदलती रहती है, उसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो पहला हो गया डायरेक्ट करंट डीसी और दूसरा हो गया अल्टरनेटिंग करंट एसी। तो आप लिख सकते हैं कि डायरेक्ट करंट डीसी ऐसी विद्युत धारा है जिसमें परिमाण और दिशा परिवर्तित नहीं होता। समय के साथ ये परिमाण और दिशा परिवर्तित नहीं होता, उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट डीसी, ठीक है। तो डीसी का मुख्य सोर्स यानी क्या है, सेल है, और हमारा बैटरी हो गया, और डीसी डायनमो, ये सब जो है हमारा डायरेक्ट करंट का सोर्स है। तो इसमें फ्लक्चुएशन कुछ नहीं होता, ये एक कांस्टेंट ग्राफ है। तो डायरेक्ट करंट है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स रहता है। और एसी क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट ऐसी विद्युत धारा जिसमें समय के साथ साथ परिमाण और दिशा
दोनों परिवर्तन होता रहता है, अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन, यानी जो है ये अल्टरनेटिंग करंट है। तो ऐसी विद्युत धारा जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों लगातार परिवर्तित होती रहती है, उसे हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट इज एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन पेरियोडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है? एन इलेक्ट्रिक करंट है जिसमें मैग्नीट्यूड लगातार बदलता रहता है और समय के साथ जो है उसकी दिशा भी परिवर्तित होती रहती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, है ना। तो अल्टरनेटिंग करंट का मुख्य स्रोत क्या है? तो एसी डायनमो जो है वो एसी डायनमो हमारा, हम आगे चल करके पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे कि एसी डायनमो और डीसी डायनमो में क्या अंतर है। तो अल्टरनेटिंग करंट में परिमाण और दिशा परिवर्तित होता रहता है, डीसी में परिमाण और दिशा फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन एसी में परिवर्तित होता रहता है। तो इस प्रकार जो है डीसी डायरेक्ट करंट, इसमें इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो और साथ साथ दिशा दोनों पर बदलता रहता है। कहने का मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल डीसी में पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव टर्मिनल हमेशा नेगेटिव रहेगा, ये परिवर्तित नहीं होगा। और इसका जो परिमाण है वो हमेशा फिक्स रहेगा। अगर हम एक डीसी के साथ एक बल्ब लगा दें तो उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा। कहने का मतलब कि ये एकदम इसका डायरेक्शन और दिशा फिक्स रहेगा, ठीक है। और डीसी के जो सोर्स हैं वो है सेल या बैटरी। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट जो है उसमें जो करंट का परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है, वो हमेशा बदलता रहता है और जो उसकी दिशा है समय के साथ वो बदलती रहती है। तो पॉजिटिव टर्मिनल कभी से निगेटिव टर्मिनल और कभी निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जो विद्युत धारा की दिशा है वो बदलती रहती है ना। तो इस प्रकार जो है जो डायरेक्ट करंट है डीसी, उसमें परिमाण भी है और जो फिक्स है और दिशा भी फिक्स है। जो डीसी है डायरेक्ट करंट, उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल आई से, इस प्रकार कैपिटल आई से जनरली, ओके। और एसी अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग स्मॉल आई द्वारा जनरली इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है। और एकांक अनुप्रस्थ काट से, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट से होकर के जितनी भी विद्युत धारा पास करती है उसे हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी, यानी विद्युत धारा का घनत्व। यानी विद्युत धारा का घनत्व जो है वो क्या है? एकांक क्रॉस सेक्शन एरिया, किसी चालक के एकांक क्रॉस सेक्शन एरिया से बहने वाला जो है विद्युत धारा, ठीक है। सो अगर मान लेते ये एक चालक है जिसका कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इससे होकर के जो विद्युत धारा है वो आई विद्युत धारा के समय पास कर रही है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है, तो करंट डेंसिटी को कैपिटल जे द्वारा सूचित करते हैं। तो करंट डेंसिटी जे बराबर हो जाएगा हमारा आई बटे ए, यानी रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट कंडक्टर, ठीक है। कहने का मतलब कि किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट से होकर के गुजरने वाली कुल विद्युत धारा को हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी, यानी विद्युत धारा का घनत्व। विद्युत धारा के घनत्व को जे द्वारा सूचित करते हैं और ये हो जाएगा हमारा जे इक्वल टू विद्युत धारा बटे क्रॉस सेक्शनल एरिया आई बटे ए। तो यानी हमारा जो इसका यूनिट है, यूनिट क्या हो जाएगा? करंट का हो गया एम्पियर और क्षेत्रफल का हो गया, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। तो हमारा करंट डेंसिटी यानी विद्युत धारा के घनत्व का मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ करंट डेंसिटी जो है वो एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी दिशा पॉजिटिव चार्ज की दिशा में यानी विद्युत धारा की दिशा में लिया जाता है। किसी धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो बहुत तेजी से इधर उधर 10⁵ मीटर पर सेकेंड के गुणज के स्पीड से इधर उधर घूमती रहती है, तो इसे हम लोग कहते हैं थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है किसी भी मेटल का,
उसमें ये रैंडमली इधर उधर बहुत ही हाई स्पीड से लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड के गुणज के स्पीड से इधर उधर घूमती रहती है। तो उसके जो स्पीड हैं उस इलेक्ट्रॉन के स्पीड को ही हम लोग कहते हैं थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका कितना होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड। तो थर्मल वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकेंड या इससे ज़्यादा। ठीक है, किसी भी धातु में अवस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन की दिशा चूंकि हमेशा बदलती रहती है, तो इसका अलजेब्रिक सम जो होगा टोटल जो होगा थर्मल वेलोसिटी वो होगा 0। अब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आइए हम लोग देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। When an potential difference is applied across the end of a conductor, the free electron in it moves with an average velocity opposite to the direction of electric field, which is called drift velocity of free electron। कहने का मतलब जब हम किसी चालक के दो सिरों के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव स्थापित करते हैं, तो इसमें अवस्थित इलेक्ट्रॉन के औसत वेग की दिशा जो है हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। इसे ही हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एवरेज इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की दिशा के एकदम विपरीत होती है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है, जो उस कंडक्टर के दो सिरों के बीच का जो विद्युत विभव है पोटेंशियल भी है, और इस कंडक्टर की लंबाई मान लेते हैं किसी समय लंबाई है L, और इसमें होकर के जो इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहे हैं, इसके क्रॉस सेक्शन से होकर के लगातार मूव कर रहे हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा कि जब इसके दोनों सिरों के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई की जाती है, तो इसमें अवस्थित इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग है उसकी दिशा हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है VD इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल e इंटू कैपिटल E इंटू टाइम, द रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय m, EMT/m। कहने का मतलब E इक्वल, जहाँ E जो है स्मॉल e इलेक्ट्रॉन पर अवस्थित चार्ज है, और जो कैपिटल E है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और T जो है टाइम यानी रिलैक्सेशन टाइम है, और M द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। जहाँ V जो है पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आगे हम लोग इस्तेमाल करें V, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युतीय विभव होगा, और L जो है वो चालक की लंबाई है। ठीक है, तो चालक की लंबाई अगर L हो तो हम लोग हम लोग ले सकते हैं। तो हमारा VD जो है वो हो जाएगा E स्मॉल e इंटू कैपिटल E इंटू रिलैक्सेशन टाइम T होल डिवाइडेड बाय मास M। ओके, इसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग दूसरे तरीके से भी इंडिकेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में। तो VD इक्वल टू ऑल्सो वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल e इंटू V पोटेंशियल डिफरेंस इंटू T रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय M इंटू ML। ओके, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा किसको कहते हैं? जब चालक के दो सिरों के बीच जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो अप्लाई किया जाता है, तो उसमें अवस्थित इलेक्ट्रॉन जो है उसके औसत वेग की दिशा है विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत हो जाती है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो वो है हमारा VD इक्वल टू आइदर E स्मॉल e कैपिटल E T रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय M, और दूसरे तरीके से स्मॉल e V भी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, और T रिलैक्सेशन टाइम एंड डिवाइडेड बाय ML। ओके, charge on electron multiplied by electric field intensity and relaxation time, that is divided by mass. Or if you are knowing potential difference, then E, that is charge on electron, the multiplied by potential difference multiplied by relaxation time divided by mass of electron and then divided by the length of the conductor. Okay, now next topic is mobility. It's very small, we'll have to know the definition only. So what is mobility? First we'll have to erase it. What is mobility?
मोबिलिटी क्या है? प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही हम लोग कहते हैं मोबिलिटी। क्या कहते हैं? प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं मोबिलिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड और द पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी को हम लोग म्यू द्वारा सूचित करते हैं, यानी म्यू विल बी गिवन बाय वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सो म्यू विल बी गिवन बाय वी डी अपॉन ई। ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। ओके, सो और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? सो यहाँ से हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? सो म्यू इक्वल टू वी डी बाय ई। ओके, नाउ सो हम लोगों ने बात किया कि अभी तक के बात किया विद्युत विभव के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। उसके बाद विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोगों ने बात किया। फिर हम लोगों ने जो बात किया वो बात किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग वोल्टेज कहते हैं आम भाषा में, ठीक है। फिर हम लोगों ने विद्युत धारा और इसकी दिशा के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो positive charge, okay, and the unit of electric current is ampere, indicated by A, and we measure this electric current with the help of our instrument that is called ammeter, and ammeter is connected in series, okay. And what else we talked about the drift velocity, the mobility, okay. I hope it will help you. Now next day we'll discuss more about electric current and we'll proceed further. We'll talk about the resistance, the resistivity, and the Ohm's law, and also combination of resistance. A lot of things we have to discuss. Today was a very descriptive lecture. I hope you understood. So thank you very much.